चलो तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ चुके थे, गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर और गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जब भी आपको किसी गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्टमीटर यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ करते हैं, उसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, तो जब सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर होने की वजह से उस ब्रांच से करंट जाएगा IG। ठीक है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी IG इंटू नेट रेजिस्टेंस, दैट इज G प्लस R। ठीक है, यही आपके किसके इक्वल होगा, रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर के इक्वल। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है अगर मुझे वोल्ट मीटर की रेंज डबल करनी है तब बताओ कितना रेजिस्टेंस लगाएं। ठीक है, तब केस 2 में R की जगह R डैश ले लेना, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना लोगे 2V। सो 2V इज इक्वल टू, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वोल्ट मीटर की रेंज V है इस केस में। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगी, V इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर, और ये R की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है, फिर पूछेगा अगर मुझे इसकी रेंज डबल करनी है तब बताओ रेजिस्टेंस सीरीज में कितना लगाए, मतलब रेंज कितनी करनी है 2V। तो ये मान लो कितना हो जाएगा R डैश। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, 2V इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर डैश। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, IG चेंज नहीं होगा क्योंकि IG इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर वो सेम रहेगा आपका, पर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएंगे। पहले केस में जो सीरीज में आपने लगाया होगा वो अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है, और दूसरे केस में जो लगाया होगा वो अलग होगा, तभी तो आपकी V की वैल्यू अलग अलग आएगी। रेशियो लोगे, जो पूछा होगा वो आंसर आ जाएगा। कर लो कैसे क्वेश्चन। हाँ, तो दूसरी चीज जो कंसेप्चुअल इसमें याद रखनी है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर को जब भी आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको पैरेलल में नहीं लगाना है, सीरीज में लगाना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें दोनों ऑप्शन रहेंगे, पैरेलल में लगाएं कि सीरीज में लगाएं, तो आंसर आएगा सीरीज में लगाना है। ठीक, और दूसरी चीज काफी हाई रेजिस्टेंस होगा इसका। ठीक है, जो है सीरीज में लगेगा। क्यों हाई रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मैंने पढ़ चुका है कि वोल्ट मीटर उतनी अच्छी रीडिंग तब देगा जब उसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और आइडियल का इनफाइनाइट होता है, मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस तभी होगा जब आप जो R यूज कर रहे हैं सीरीज में वो काफी ज्यादा होगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को जब भी आप एमीटर की तरह यूज करोगे तो आपको अब पैरेलल में यूज करना पड़ेगा, जिसको हम शंट बोलते हैं। और ये जो शंट है इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है आपकी। ठीक है, तो शंट यूज करने से क्या फायदा हुआ कि अगर मुझे ये पूरा आई रेंज का बनाना है एमीटर, तो आई में से आई जी तो गैल्वेनोमीटर की ब्रांच से चला जाएगा, और बचा हुआ जो आई माइनस आई जी है, ठीक है, वो आपका किससे चला जाएगा, शंट से चला जाएगा। ठीक है, और आपको एक चीज याद होगी ये कंसेप्ट कि पैरेलल में रेजिस्टेंस जितना छोटा करंट आपका उतना ज्यादा आता है, ये मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, सो पैरेलल में जितना छोटा रेजिस्टेंस करंट उतना ज्यादा उससे पास हो जाएगा। तो सोच के देखो, अगर मुझे एमीटर की रेंज और ज्यादा बढ़ानी है, ठीक है, तो मैं जो शंट यूज कर रहा हूँ क्या और छोटा यूज कर लूं, क्यों, सोचो अगर मुझे एमीटर की रेंज I से 2I करनी है तो जो पहले शंट में यूज कर रहा था उससे छोटा शंट यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि छोटा शंट यूज करने से क्या होगा, वो और ज्यादा करंट खींचेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से IG से ज्यादा नहीं जा सकता, तो वहां से IG ही जाएगा, बचा हुआ नीचे से जाना है, तो जितना छोटा शंट यूज करोगे करंट और ज्यादा आपका चला जाएगा, तो आपकी रेंज और बढ़ जाएगी। ठीक है, और क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, तो वहां से एक इक्वेशन आती है वो हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस आते रहते हैं इसके। ठीक है, फिर उससे पहले हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट, उसमें हमने बल्ब कौन जो फ्यूज होगा पहले, कौन ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, वो सब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन उस पर देखते हैं, बाकी आपको शीट मिली हुई है, उस शीट में अच्छे से उसको सोल्व करो। ठीक है, यहाँ पे अभी इतने क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, इन एन एमीटर 0.2% of main current passes through galvanometer. If resistance of galvanometer is G, the resistance of ammeter is, ammeter मतलब पूरे का resistance आपको निकालना है। ठीक है, शंट का नहीं पूछा है, सिर्फ पूरे का। ठीक है, याद है ना, बताया था लास्ट लेक्चर में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है, अभी अभी बताया, गैल्वेनोमीटर और उसके साथ एक शंट यूज किया जाता है जिसकी वैल्यू है सपोज S। ये पूरा सिस्टम मिलके एक एमीटर का काम करता है, बताया था।
और जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ये भी बताया था क्योंकि दोनों पैरेलल में, दैट विल बी GS बाय G प्लस एस। ठीक है, आधे लोग इसमें गलती करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे, वो शंट की वैल्यू निकाल देंगे और वही आंसर लिख देंगे, पर वो गलत है। उसने शंट की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने ध्यान से देखो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछा है, तो एमीटर कंप्राइजेज ऑफ बोथ और दोनों पैरेलल में, इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस आएगा GS बाई G प्लस एस, ना कि सिर्फ S। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने कराया क्योंकि इसमें गलतियां बहुत होती है। ठीक है, करें स्टार्ट। अच्छा, अब मान लो टोटल करंट कितना है, I, टोटल एमीटर I करंट मेजर कर रहा है। अब गैल्वेनोमीटर में से कितना जा रहा है, देखो 0.2% ऑफ मेन करंट, मेन करंट मतलब I, उसका 0.2% मतलब कितना, 0.2 बाय 100 कितना होता है, 1 बाय 500, मतलब इसमें से जा रहा है I बाय 500 बराबर, इसमें से बताओ कितना जाएगा, 499 बाय 500, बचा हुआ इसमें से चला जाएगा। आया समझ ये बात। अच्छा, अब आगे क्या यूज करें, आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आगे क्या, दोनों पैरेलल में, तो क्या इक्वेशन आएगी, I बाय 500 इंटू जी, दैट शुड बी इक्वल टू 499 बाय 500 I इंटू एस बराबर, 500 से 500, I से I, तो S की वैल्यू मुझे G की टर्म में मिल गई, दैट इज G बाय 499, ये शंट की वैल्यू आई। अब देखो आधे लोग इतने में खुश हो जाएंगे, हाँ मेरा आंसर आ गया, और वो टिक करके आएंगे A, दैट इज G बाय 499, पर वो गलत है, क्योंकि G बाय 499 जो आया है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, शंट की वैल्यू है। उसने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, शंट की वैल्यू नहीं पूछी है उसने, उसने वैल्यू पूछी है आपकी किसकी, एमीटर की रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो एक कॉमन गलती होती है बहुत लोगों से। हाँ, तो कितनी हो जाएगी एमीटर की रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी, क्योंकि G और S पैरेलल में, तो GS बाई G प्लस एस, वैल्यू पुट करो, G इंटू एस, G बाई 499 अपॉन G प्लस एस, दैट इज 500 बाई 499, कर लोगे ना इतना, सो G बाई 499 से कैंसिल, तो आंसर इज G बाय 500, तो ये है आपका फाइनल आंसर G बाय 500। ठीक है, कर लोगे, चलो आगे बढ़े, नोट कर लेना इसको पॉज करके। ठीक, दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो जिसको ये क्वेश्चन पहला नहीं हुआ वो पॉज करके नोट कर लेना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक सर्किट आपको दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि अगर 3 ओम वाले रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस कितनी है, 12, हीट प्रोड्यूस सिखाया था कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 4 ओम रजिस्टर से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्या है फॉर्मूला हीट प्रोड्यूस का, बोलो, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है आपकी, 12 पर सेकेंड ले लेते, टी की वैल्यू 1 ले लेते, तो उसमें भी हमको 1 सेकेंड में निकालनी पड़ेगी, तो 12 विल बी I स्क्वायर इंटू R, R कितना है आपका 3, तो I आपका कितना आ गया 2, मतलब इस 3 ओम से कितना करंट जा रहा है आपका 2 एम्पियर, तभी तो हीट आपका 12 आएगा। ठीक, अच्छा, अब उसकी हेल्प से मुझे निकालना है 4 ओम से, तो क्या मुझे 4 ओम से करंट पता होना चाहिए। ठीक, अब V स्क्वायर बाय आर भी यूज कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको V पता होना चाहिए, तो इससे बेटर I स्क्वायर R यूज करो। अब I कैसे निकालोगे, क्या 4 और 2 सीरीज। ठीक, तो ये सर्किट थोड़ा सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 6, ठीक, उसके साथ ये पैरेलल में 3, ठीक, और 3 से करंट हमने अभी अभी निकाला 2 एम्पियर। क्या दोनों से पोटेंशियल डिफरेंस सेम, क्योंकि दोनों पैरेलल में, तो इसके क्रॉस कितना IR, दैट इज 6, तो इसके क्रॉस भी 6 होना चाहिए, तो ये करंट जाएगा आपका 1 एम्पियर। इतना तो आता होगा सबको। हाँ, तो हीट पूछा था उसने, कर लोगे सीधा, सो हीट प्रोड्यूस विल बी I स्क्वायर R इंटू टी, 1 सेकेंड में निकालना है, तो I कितना जा रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, R किससे निकालना है 4 ओम से, सो 4, 6 मत ले लेना इसको, आंसर विल बी 4 जूल, ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस नोट कर लो, बाकी आपको शीट मिली हुई है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करो। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़े। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, पोटेंशियोमीटर।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। ध्यान से समझना कैसे करना है, स्टेप मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे तो क्लियर होगा। पोटेंशियोमीटर, तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर है क्या? इट इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। हमारे पास एक अननोन सेल है जिसकी ईएमएफ हमको नहीं पता है, उसकी ईएमएफ निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब आधे सोच सकते हैं सर ईएमएफ निकालने के लिए तो वोल्टमीटर भी यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, पर वोल्टमीटर जो है वो एक्चुअल ईएमएफ कभी नहीं निकाल सकता। अब खुद लॉजिकली सोचना इस बात को कि सपोज ये मेरे पास एक सेल है हैविंग ईएमएफ 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, ऐसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, और मैं इसका ईएमएफ मेजर कर रहा हूं एक वोल्ट मीटर से। कैसे मेजर करेंगे? पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाते हैं ब्रांच के, पता है ना आपको। तो ये वोल्ट मीटर बेसिकली क्या करेगा? ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, करेगा। पर अब एक गलती क्या होगी, ये एग्जैक्ट 5 वोल्ट मेजर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस होने की वजह से कुछ ना कुछ करंट ये ड्रॉ करेगा ही करेगा, ठीक है। और करंट अगर ये ड्रॉ किया तो क्या इसकी जो रीडिंग होगी उस रीडिंग पे फर्क पड़ेगा आपका, है ना। तो एग्जैक्ट ये 5 वोल्ट मेजर नहीं कर सकता, इसीलिए टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल्स वोल्ट मीटर इज नॉट यूज्ड, वोल्ट मीटर यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। क्या यूज किया जाता है? पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, नीट में आ भी चुका है। पोटेंशियोमीटर इज अ बेटर डिवाइस, पोटेंशियोमीटर जो है वो आपका बेटर डिवाइस है एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियोमीटर में हम अभी अभी पढ़ेंगे ये बेस्ड है नल डिफ्लेक्शन के ऊपर। मतलब जब भी हम सेल का ईएमएफ मेजर करते हैं उस वक्त आपका सर्किट से कोई करंट पास नहीं होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर आपको याद होगा कि पोटेंशियोमीटर में जब भी हम ईएमएफ मेजर करते हैं तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वायर के उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं और हम डायरेक्टली बोलते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होता है, इसलिए हम एक्यूरेट रीडिंग ईएमएफ की निकाल सकते हैं, पर वोल्ट मीटर से हम एक्यूरेट रीडिंग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान देना। इट इज better device than voltmeter because it is based on null deflection। ये किसके ऊपर बेस्ड है आपका? नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब भी हम ईएमएफ मेजर करेंगे उस वक्त आपका गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करता, याद होगा ये सब। नो करंट passes through galvanometer at the time of measurement of EMF। तो EMF जब हम मेजर कर रहे हैं उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं होता, इसलिए दिस इज अ बेटर डिवाइस देन वोल्टमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कुछ तो 2015 16 17 में आया था नीट में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं इसकी थियरी के ऊपर, इसके एप्लीकेशंस के ऊपर कि कैसे ये काम करता है। क्वेश्चंस भी एक दो देखेंगे और क्लियर होगा। तो इसमें दो तरह के सर्किट होते हैं, ध्यान देना। ठीक, चलो अब ध्यान से समझो इसको। दिख रहा है सबको? चलो देखो, तो ये होता है आपका प्राइमरी सर्किट, ठीक। और ये होता है आपका नीचे वाला, दैट इज सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी में जो करंट है वो अपना ऊपर ही रहेगा, जो प्राइमरी में आपको सेल दिख रही है, बैटरी दिख रही है,
उससे जो करंट आएगा वो प्राइमरी सर्किट में ही ऐसा घूमेगा आपका, ठीक। और सेकेंडरी में अगर घूमना होगा वो सेकेंडरी में ही आपका जाएगा, ठीक है। क्या फंडा भी देखो ध्यान से, ये आपका एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्राइमरी में चीजें होती हैं, सेल, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और ये आपकी वायर है, दिस इज योर पोटेंशियोमीटर वायर, ये ध्यान देना क्योंकि क्वेश्चन में इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। दिस इज योर पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। ये आपका क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से समझो। तो मान लो इसकी ईएमएफ है कुछ E1, ठीक, और रेजिस्टेंस है ये R, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और पोटेंशियोमीटर वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस है, सपोज RW, वो क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि 5 ओम रेजिस्टेंस है वायर का, और कुछ लेंथ है दैट इज L, ठीक। क्वेश्चन में आपको हर चीज दी होगी, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ और पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, ठीक। सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, एप्लीकेशन वही है हमारी, डिवाइस, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। ये है हमारी अननोन सेल जिसकी ईएमएफ है E2, E1 हमने पहले यूज कर ली, ठीक है, और जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक। एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और ये आपकी होती है जॉकी, जिसको हम स्लाइड करते हैं किसके ऊपर, पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर। कब तक स्लाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं, कब तक स्लाइड करते हैं, जब तक गैल्वेनोमीटर क्या नहीं दिखाता आपका, नल डिफ्लेक्शन। जैसे ही गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, नल डिफ्लेक्शन का मतलब पता है, उसका जो पॉइंटर है वो कहीं मूव ना करे, तो जैसे ही आपका गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा हम वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो मान लिया कि वो पॉइंट आपका B है, ठीक है, मैंने मान लिया, स्लाइड करते करते आप B पॉइंट पे पहुंच गए, ये पॉइंट ले लेते हैं A, ठीक है, ये B A ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं। मान लो जब आप A से स्टार्ट किए स्लाइड करवाना जॉकी को, स्लाइड करवाते करवाते आप पहुंच गए C पे और आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर अब नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो आपको यहीं पे रुक जाना है। आगे के स्टेप्स क्या हैं वो मैं बताता हूं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यू हैव टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, मतलब आपको E2 की वैल्यू मेजर करनी है, ठीक। तो एकदम दिमाग में कंसेप्ट बिठा लो कैसे करना है, रटना नहीं है, स्टेप सीखो कि हमको कैसे करना है और कैसे हमने प्रोसीड करना है, ठीक। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले प्राइमरी सर्किट को ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको। अच्छा, उसमें ये जो बैटरी E1 ईएमएफ की है वो एक करंट देगी, मान लो I, तो ये I ऐसा जाएगा, ऐसा वायर से, ऐसा इस रेजिस्टेंस से, ऐसा। कभी कभी ये रेजिस्टेंस नहीं दिया होता तो मत लेना, ठीक। अच्छा, इस I की वैल्यू कितनी होगी बताओ फटाफट, ये तो बच्चों का खेल है, दैट इज E डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस विच इज R प्लस RW, वायर का रेजिस्टेंस प्लस ये जो आपका वायर का रेजिस्टेंस कितना है RW, ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस R, क्योंकि ये सीरीज में हो जाएंगे, ठीक। सो RW प्लस R, RW नहीं दिया होगा तो सिर्फ, सॉरी R नहीं दिया होगा तो RW ले लेना, वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है यहां तक। अच्छा, क्या यही I करंट आपका वायर से भी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी सर्किट में आपकी E1 EMF की सेल है तो वो करंट यहीं पे जाएगा आपका, सिर्फ प्राइमरी में, ठीक। तो ये जो I करंट है आपका, ये I करंट आपका किससे भी जा रहा है, वायर से, ठीक। तो क्या मैं वायर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं, कैसे, स्टेप यही है, आपको हर बार यही करना है, ये है आपका स्टेप 1, फाइंड करंट इन द प्राइमरी सर्किट। स्टेप 2 क्या है आपका, स्टेप 2 इज measure potential difference across the potentiometer wire, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है, मतलब AB पॉइंट के अक्रॉस कितना होगा बोलो फटाफट, VAB कितना होगा, दैट विल बी I इंटू R, R किसका, ऑब्वियसली वायर का, ठीक है। I कितना आ गया आपका, E1 बाय R प्लस RW, ये तो I आ गया आपका, मल्टीप्लाइड बाय RW, ये आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। यहां तक सबको समझ में आ गया। अच्छा, AB मतलब पूरी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया है, ठीक। पर ध्यान से सुनो, मुझे तो सेल का EMF निकालना है, ठीक, और गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब ये बैटरी कोई करंट सप्लाई नहीं कर रही। तो अगर ये कोई करंट सप्लाई नहीं कर रही तो मुझे सोच के बताओ
कि ए और सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या वही बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस भी होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। दिख रहा है सबको? तो ए और सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा आपका। ठीक है, तो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो मैं एसी के अक्रॉस निकाल देता हूं। क्यों? फिर से देखो, एसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अब एक चीज मैंने बताई थी, याद करो, 3 केस बताए थे। अगर बैटरी कोई भी करंट सप्लाई नहीं करती है तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 या 2 में मैंने बताया था। ठीक, और केस 2 मैंने बताया था अगर बैटरी आई करंट सप्लाई करती है तो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम आता है, दैट इज ई माइनस आई आर। आई इज करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। और अगर बैटरी को सप्लाई किया जाता है, जो हमने केस 3 में पढ़ा था, तो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है ई प्लस आई आर। याद है ये सारी चीजें? अच्छा चलो अब वापस आते हैं। तो AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं निकाल लूं तो मुझे बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस मिल जाएगा, और टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल आएगा इस केस में। हमेशा नहीं आएगा, इस केस में आएगा। क्यों? क्योंकि बैटरी करंट सप्लाई नहीं कर रही है, बिकॉज गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो अगर मैं AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूं तो वह डायरेक्टली बैटरी के EMF की है। मैं डायरेक्टली लिखूंगा EMF के इक्वल, पर आप समझो कि हमने क्यों EMF के इक्वल लिखा। AC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में EMF के इक्वल होगा, एज द सेल इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट। ठीक है, अच्छा अब स्टेप 3 क्या है? मैंने पूरे के क्रॉस तो निकाल लिया, पर मुझे AC के क्रॉस निकालना है। अब AC के क्रॉस कैसे निकालोगे? अब इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा लैम्डा। ठीक है, विच इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो लैम्डा इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। वोल्ट पर मीटर यूनिट होती है इसकी। तो कितना हो जाएगा? तो लैम्डा इज, वायर का लैम्डा है, तो लैम्डा इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर विच इज ए बी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर विच इज एल। ठीक, कितना हो जाएगा इस केस में बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी E1 आर डब्ल्यू अपॉन आर प्लस आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय लेंथ। दिस इज लैम्डा। ये याद नहीं करना है। मैं, आधे लोग क्या करते हैं, इसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। नहीं, स्टेप समझो हमने क्या किया, क्योंकि आपको अल्टीमेटली यूज वही करना है डायरेक्टली। स्टेप 3 समझ में आ गया? सो स्टेप 3 में हमने क्या कैलकुलेट किया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, वायर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब एक यूनिट लेंथ के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ये हमने यूज यूनिटरी मेथड से। ठीक है, क्या किया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। पूरी एल लेंथ के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? VAB, पूरी एल लेंथ के अक्रॉस। तो एक यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना है? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे AC के अक्रॉस निकालना है, AB के अक्रॉस नहीं, AC के अक्रॉस। तो AB का यूज करके AC के अक्रॉस कैसे निकालोगे? कि एल लेंथ पूरी वायर की है, तो एल लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब AB के अक्रॉस, VAB जो मैंने सेकंड स्टेप में निकाला। पर मुझे AC के अक्रॉस चाहिए, तो यूनिटरी मेथड। एल लेंथ के अक्रॉस इतना है, बराबर एक के अक्रॉस कितना होगा, पर यूनिट लेंथ के लिए कितना होगा, दैट विल बी VAB बाय L। उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वो क्यों निकाला वो समझ में आ गया? अब यूनिटरी मेथड यूज करके किसके अक्रॉस निकाल देंगे? इतनी लेंथ के अक्रॉस। तो सपोज दिस लेंथ इज योर स्मॉल l। ठीक है, वेयर स्मॉल l को एक नाम बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, स्मॉल l इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ का मतलब समझ में आ गया? मतलब वो लेंथ, और लेफ्ट हैंड से मेजर होगी, ध्यान देना, तो वो लेंथ जहां पे गैल्वेनोमीटर आपका नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक, तो यूनिटरी मेथड हमने क्या लगाया, समझ में आ गया? क्या लगाया? एल लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VAB, 1 के अक्रॉस कितना होगा? VAB बाय L विच इज कॉल्ड लैम्डा, वही हमने निकाला है। और हमको कितने के लिए चाहिए? स्मॉल एल लेंथ के लिए, वो हो जाएगा VAB बाय कैपिटल L इंटू L। ये मैंने अलग से भी समझा दिया कि हम क्या कर रहे हैं। कोई डाउट है? यहां तक होना नहीं चाहिए, और रटना नहीं है, समझो क्या क्या कर रहे हैं हम। ठीक, तो स्टेप 4 क्या हो गया बोलो? स्टेप 4 है हमको AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो AC के अक्रॉस कितना हो जाएगा बोलो? ऑब्वियसली लैम्डा इंटू स्मॉल l। अभी मैंने यूनिटरी से दिखाया। लैम्डा मतलब VAB बाय L, पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन पूरे की लेंथ इंटू बैलेंसिंग लेंथ। ठीक, और स्टेप 5 क्या है? जितना AC का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उतना ही बैटरी के टर्मिनल्स का क्रॉस आएगा।
टर्मिनल मतलब ये दोनों, और जितना टर्मिनल का क्रॉस आएगा उतना ही बैटरी का ईएमएफ होगा इस केस में, हर केस में नहीं, सिर्फ इस केस में। ठीक है, तो क्या VAC इज इक्वल टू ई हो जाएगा, बिकॉज बैटरी इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट। तो बैटरी अगर कोई करंट सप्लाई नहीं कर रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ये ईएमएफ के इक्वल होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। समझ में आ गया सबको? तो ये है पोटेंशियोमीटर का पूरा प्रोसीजर कि कैसे पोटेंशियोमीटर जो है वो आपका वर्क करता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन नंबर 1 है। एप्लीकेशन नंबर 1 जो मेजर एप्लीकेशन है, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। अननोन सेल की ईएमएफ निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर का कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया यहां तक? चलो इसके बाद आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, सेकंड इसका एप्लीकेशन है दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना। ये आपके पास दो सेल्स हैं, उनकी ईएमएफ्स को आपको कंपेयर करना है। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन इज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अब वो कैसे किया जाता है ध्यान से समझो, एकदम आसान है। तो ये है पहली जिसकी ईएमएफ मान लो ई है, और ये एक और है जिसकी ईएमएफ ई डैश है, इंटरनल सपोज आर डैश है। ठीक, तो क्या किया जाता है ध्यान से समझो। एक बार गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करवाया जाता है ऊपर वाली सेल को, तब बैलेंसिंग लेंथ देखी जाती है। ठीक है, और फिर इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करवाया जाता है नीचे वाली सेल से, ऊपर वाली को डिस्कनेक्ट करवा के नीचे वाली से कनेक्ट करवाया जाता है, और तब बैलेंसिंग लेंथ देखी जाती है। ऑब्वियसली क्योंकि ईएमएफ अलग अलग है तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग लेंथ भी कितनी होगी, अलग अलग। ठीक, तो मान लो पहले केस में बैलेंसिंग लेंथ आई L1, कब? जब आपने ई वाली ईएमएफ को कनेक्ट किया, ई वाली सेल को आपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। और सेकंड केस में सपोज आपकी आई L2, कब? जब आपने ई डैश वाली को कनेक्ट किया। क्या करता है पता है, दो डिफरेंट ईएमएफ्स हैं आपके पास, दो डिफरेंट सेल्स हैं। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर को सेल 1 से कनेक्ट करवाया, फिर बैलेंसिंग लेंथ देखी गई। बैलेंसिंग लेंथ मतलब जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर गैल्वेनोमीटर को सेकंड सेल से कनेक्ट करवाया गया, फर्स्ट से डिस्कनेक्ट करवा के, और फिर से आपकी बैलेंसिंग लेंथ चेक की गई। ठीक, तो मैंने मान लिया कि पहले केस में बैलेंसिंग लेंथ L1 आई, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है इसका नीट में, और दूसरे केस में बैलेंसिंग लेंथ सपोज L2 आपकी आई। बैलेंसिंग लेंथ समझ रहे हो क्या हुआ? और अलग अलग क्यों आएंगी बैलेंसिंग लेंथ समझ रहे हो? क्योंकि ईएमएफ अलग अलग है आपकी। और अगर आपने ध्यान से अभी जो मैंने पढ़ाया वो स्टेप्स ध्यान से देखे होंगे, तो ईएमएफ अगर अलग अलग है तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग लेंथ भी आपकी अलग अलग होगी। ठीक है, अच्छा तो बताओ मुझे अब फटाफट, पहले केस में सेल की ईएमएफ, पहली सेल की ईएमएफ कैसे लिख सकते हो? जो टर्म इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कि बैटरी अभी भी करंट सप्लाई नहीं कर रही है, तो टर्मिनल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एसी का क्रॉस। एसी का क्रॉस कितना होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ, बराबर। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? पूरे ए बी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अच्छे से सीख लो। ठीक, अब जब सेल 1 को डिस्कनेक्ट करवा के गैल्वेनोमीटर को 2 से कनेक्ट करवाया, तब बैलेंसिंग लेंथ L2 हो गई, तब ईएमएफ ई डैश कितनी होगी? तो इसके टर्मिनल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो एसी का क्रॉस होगा, या एसी डैश मान लो क्योंकि वो एल चेंज होने वाला है आपका, और एसी डैश का क्रॉस कितना होगा? लैम्डा इनटू L2। और लैम्डा दोनों केस में सेम होगा, क्यों? क्योंकि लैम्डा इज पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, तो वायर तो वही है ना आपकी, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। मतलब ए बी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट टोटल लेंथ वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो ईएमएफ कंपेयर हो गई आपकी, E बाय ई डैश इज इक्वल टू L1 बाय L2। मतलब पहली सेल की ईएमएफ डिवाइडेड बाय दूसरी सेल की ईएमएफ इज इक्वल टू पहले केस में बैलेंसिंग लेंथ डिवाइडेड बाय दूसरे केस में बैलेंसिंग लेंथ। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। और इसकी थर्ड एप्लीकेशन वो भी आपके आ चुकी है नीट में, तीनों एप्लीकेशन आती है। पहली एप्लीकेशन टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, उसमें हमने क्या किया समझ में आ गया। सेकेंड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, उसमें हमने क्या किया वो समझ में आ गया। तीसरा है
टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन सेल। ठीक, थर्ड एप्लीकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वो क्या है, वो है टू फाइंड अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल। ये स्मॉल आर जो है वो निकालना हमको। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। थर्ड एप्लीकेशन इज टू फाइंड स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन सेल। उसकी ईएमएफ तो हमने निकाल ली, पर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमको निकालना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो रटना नहीं है, समझो आया कैसे। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से। तो टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, अब उसके लिए मुझे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करना ही पड़ेगा। अगर आपने ध्यान से अभी तक जो मैंने पढ़ाया पोटेंशियोमीटर वो देखा हो, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ईएमएफ जब भी हम निकाल रहे हैं वो हम कैसे निकाल रहे हैं, एसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ के इक्वल होगा, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। बराबर। अच्छा, दूसरी चीज, उसमें कभी भी स्मॉल आर आ ही नहीं रहा है। क्यों स्मॉल आर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि नीचे वाली जो बैटरी है वो करंट सप्लाई नहीं कर रही है, बिकॉज गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन। तो उसमें कभी भी स्मॉल आर आपका आ ही नहीं रहा है। पर मुझे इस थर्ड एप्लीकेशन में स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, फॉर दैट पर्पज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज यूज्ड। अब उससे क्या फायदा हो, अब ध्यान से सुनना। अभी भी पोटेंशियोमीटर वर्क किस पे करेगा, नल डिफ्लेक्शन। अभी भी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, पर इस केस में चेंज क्या होगा, इस केस में जो नीचे वाली अननोन बैटरी थी जिसकी एमएफ आपने निकाली, वो अब करंट सप्लाई करेगी। जो करंट कुछ ऐसा जाएगा, ध्यान से समझना बहुत, ये देखो ध्यान से, इसने करंट दिया और ये ऐसा ही आपका चला गया। देखो समझ रहे हो, गैल्वेनोमीटर से अभी भी कोई करंट नहीं गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो नल डिफ्लेक्शन शो करेगा ही करेगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। पर इस केस में क्या हुआ, हमने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया उसकी वजह से क्या हुआ, बैटरी ने जो करंट सप्लाई किया वो करंट आपका ये ऐसा घूम के वापस चला गया, ताकि गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच से कोई करंट ना जाए आपका। ठीक, तो मैंने मान लिया कि ये करंट कितना सप्लाई किया इसने, आई डैश। अब ध्यान से समझना क्या होगा, तो आई डैश बोलो कितना हो जाएगा, so I dash current supplied by the battery that will be E by R plus R. R is external resistance, small r is internal, क्योंकि दोनों सीरीज में हो जाएंगे। बराबर। और E आप निकाल ही चुके हैं, E is EMF of this unknown cell, वो आप निकाल चुके हैं। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, AC के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, AC के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही किसके अक्रॉस होगा, वही किसकी वैल्यू होगी, EMF की वैल्यू। पर इस केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आपको हर चीज, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर है, तो आपको एक चीज पता होगी, बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ के इक्वल सिर्फ और सिर्फ तभी होता है व्हेन एवर बैटरी इज सप्लाइंग जीरो करंट। अगर बैटरी कोई करंट सप्लाई नहीं कर रही है, केवल उसी केस में बैटरी का ईएमएफ उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके इक्वल होता है। ये मैंने केवीएल से प्रूव किया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर मुझे याद नहीं है, उसमें आप देख लेना, मैंने अच्छे से केस 3 केसेस पढ़ाए हैं, उसमें बताया। पर क्या इस केस में बैटरी करंट सप्लाई कर रही है, अभी तक जो हमने दोनों केसेस पढ़े थे उसमें ये वाली बैटरी कोई करंट नहीं दे रही थी, तो हमने डायरेक्टली क्या किया था, टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो एसी के अक्रॉस होगा पैरेलल होने की वजह से, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली ईएमएफ के इक्वल होगा। पर इस केस में ऐसा नहीं होगा, तो मैंने मान लिया टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VCD, पॉइंट्स का नाम CD दे दिया। तो पहली चीज तो मुझे एक चीज पता है, AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, AB नहीं सॉरी, ये नाम चेंज करते हैं, ये DE देते हैं। तो मुझे एक चीज तो पक्का पता है, AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो DE के अक्रॉस होगा। AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस DE के अक्रॉस होगा पैरेलल होने की वजह से। ठीक है यहां तक? अच्छा, पर DE के अक्रॉस जो होगा वो EMF के इक्वल नहीं होगा। अभी तक हम ले रहे थे, पर अभी इस केस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में ये करंट सप्लाई कर रही है, और जब भी करंट सप्लाई होगा तो टर्मिनल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल नहीं होगा। कितना होगा एक्चुअल में बताना याद है? बताओ कितना होगा? तो DE के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू E माइनस IR। अगर आपने ध्यान से सारे लेक्चर्स देखे होंगे, याद है? और बैटरी को करंट सप्लाई किया जाता ऐसा, तब E प्लस IR होता, याद है? और DE के अक्रॉस कितना आएगा बोलो फटाफट, जो AC के अक्रॉस है, सो VAC इज इक्वल टू E
माइनस आई डैश आप निकाल चुके, ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर। सो वीएसी कितना हो जाएगा बोलो, एलसीएम लो आर प्लस आर, ई आर कैंसिल, दैट विल बी ई कैपिटल आर। तो ये है आपका फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। वेयर ई इज ईएमएफ ऑफ दिस सेल, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, कैपिटल आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, और आपको क्या निकालना होगा, स्मॉल आर। तो सारी वैल्यूज पुट कर देना, स्मॉल आर आ जाएगा, पर उसके लिए आपको वीएसी निकालना आना चाहिए। आता है सबको, वीएसी इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी, यूनिटरी मेथड। ऊपर की ब्रांच से करंट निकालो, उसकी हेल्प से ए बी पूरी वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, फिर यूनिटरी मेथड लगाओ। एल लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए बी, तो छोटी एल लेंथ के लिए कितना होगा, और छोटी एल लेंथ क्वेश्चन में दी होगी, दैट इज बैलेंसिंग लेंथ, तो उसकी हेल्प से आपका वीएसी आ जाएगा। क्या किया, समझ में आया? इस केस में हमने डायरेक्टली वीडी को ई के इक्वल क्यों नहीं लिया, वो समझ में आया? तो रटो नहीं, समझो कि हमने क्या क्या किया, ठीक है। अच्छा, आधे बोलेंगे सर ये करने से अच्छा हम डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं, डीई के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम इसके अक्रॉस निकाल के भी तो कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये भी तो पैरेलल में है, और इसके अक्रॉस कितना होगा, जो रजिस्टर के अक्रॉस होगा, बिल्कुल। तो डीई के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस होगा, और इनके अक्रॉस कितना होगा, आई डैश करंट फ्लो कर रहा है आर से, सो दैट विल बी आई डैश आर। आता है ना ये सब? तो इन दोनों के अक्रॉस कितना होगा, आई डैश आर, आई डैश हम निकाल चुके, E बाय आर प्लस आर इंटू आर। तो ये आ गया डीई के अक्रॉस, और डीई के अक्रॉस मतलब एसी के अक्रॉस, वही तो आया था हमारा। तो दोनों स्टेप्स हैं आपके, या तो आप टर्मिनल के अक्रॉस निकाल के सोल्व कर लो, या आप इसके अक्रॉस कर लो। जो इसके अक्रॉस होगा वही टर्मिनल के अक्रॉस होगा, पर जो टर्मिनल के अक्रॉस होगा वो सेल का ईएमएफ के इक्वल नहीं होगा इस केस में। पहले केस में था, बिकॉज ये सेल कोई करंट सप्लाई नहीं कर रही थी। मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि गलतियां इसी में होती है, ठीक है। आ गया समझ सबको? तो ये थी 3 एप्लीकेशन आपकी पोटेंशियोमीटर की। पहली, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, दूसरी टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल, तीसरी टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, तो इसमें जो चीजें आपको ध्यान देनी है वो क्या है, ध्यान से सुनना। वो है आपकी पहली चीज, प्राइमरी सर्किट से करंट निकालना आपको आना चाहिए। दूसरी चीज, उस करंट की हेल्प से पूरी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको आना चाहिए। तीसरी चीज, लैम्डा आपको निकालना आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज पूरी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए बैलेंसिंग लेंथ क्या होती है, जिसपे आपका नल डिफ्लेक्शन शो होता है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए बैलेंसिंग लेंथ की हेल्प से हम एसी के अक्रॉस कैसे निकालते हैं, यूनिटरी मेथड का यूज करके, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस, बिकॉज दे आर इन पैरेलल, और टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी के ईएमएफ के इक्वल। पर थर्ड केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि बैटरी करंट सप्लाई कर रही है, तो उस केस में हो जाएगा ई माइनस आई आर। खत्म सवाल, कर लोगे सारे? चलो इसके क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में देखते हैं। पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं, मीटर ब्रिज, वो भी आपको आता होगा, वो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं इसका, फिर मीटर ब्रिज करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक्स में देख लेना, 2016 में आया था। एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट टू सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। मतलब ये बात कर रहा है सेकेंडरी की। प्राइमरी में क्या क्या होता है आपका पता ही होगा। सेकेंडरी में सबसे पहले आपने क्या किया, केस 1 में दो सेल्स लगाई ताकि वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब पता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मान लो इसकी E1 और इसकी E2, उनको कनेक्ट करवाया गया होगा गैल्वेनोमीटर विच इज कनेक्टेड टू अ जॉकी, और फिर जो भी पूछा है वो, ठीक। तब बैलेंसिंग पॉइंट आपको मिला है 50 सेंटीमीटर पे, बैलेंसिंग लेंथ, ठीक। सेकंड केस में आपने क्या किया, इन दोनों वायर्स को आपने कनेक्ट करवाया ताकि दोनों एक दूसरे को अपोज करें। तो कब करेंगी, E1 और ये E2। आता है सब आपको, ठीक है। तब बैलेंसिंग लेंथ आपकी आई लेफ्ट हैंड से 10 सेंटीमीटर पे। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। दोनों चीजें गिवन है, पहले में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, दूसरे में एक दूसरे को अपोज कर रही है। अपोज का मतलब पता है, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। क्वेश्चन है दोनों की ईएमएफ का रेशो बताओ, मतलब E1 बाई E2 निकालना है। कर लोगे सॉल्व? बच्चों वाली चीज है। कैसे?
सबसे पहला काम ए बी का क्रॉस निकालना, फिर ए सी का क्रॉस निकालना, सेम इसमें भी ये सी डैश बोल देते। अच्छा जल्दी बोलो, ए सी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी ए बी का क्रॉस अपॉन टोटल लेंथ इनटू बैलेंसिंग लेंथ विच इज 50। क्या यही होगा? ठीक। दूसरे केस में बोलो, ए सी डैश के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी पूरे के क्रॉस ए बी, वो चेंज नहीं होगा, टोटल लेंथ वो भी चेंज नहीं होगा, मतलब ये लैम्डा, लैम्डा सेम रहेगा क्योंकि वायर सेम है, मैंने बताया भी था, इनटू बैलेंसिंग लेंथ विच इज 10 बराबर रेशो लो दोनों का। सो ए सी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ए सी डैश, ए सी डैश मतलब सेकेंड केस में, दैट इज इक्वल टू 50/10 5। ठीक, तो वी ए सी दैट विल बी 5 वी ए सी डैश। अब समय आ गया है इनको सब्सटीट्यूट करने का। वी ए सी मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्या वही टर्मिनल का क्रॉस होगा? और बैटरी कोई करंट सप्लाई नहीं कर रही तो टर्मिनल का क्रॉस कितना होगा? ईएमएफ का सम। केवीएल लगाना आता है कि नहीं? जिसको नहीं आता मैं सिखा देता हूं। एसी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डीई के क्रॉस बराबर, और डीई के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कितना? केवीएल लगाओ, चालू करो यहां से, वीडी ड्रॉप माइनस ई वन, ड्रॉप माइनस ई टू, ई पे पहुंच गए ई, सो वीडी माइनस वीई दैट इज ई वन प्लस ई टू। ये सब आता है ना? हाँ, इस बार 2 सेल्स है इसलिए सिर्फ ई नहीं आएगा, ई वन प्लस ई टू। सो वी ए सी की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी ई वन प्लस ई टू, दैट शुड बी इक्वल टू 5 टाइम्स वी ए सी डैश, ए सी डैश के अक्रॉस पोटेंशियल मतलब टर्मिनल के अक्रॉस, और वो इस बार होगा E1 माइनस ई टू, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही है। केवीएल लगा के चेक कर लेना, बोलो कितना है फटाफट। सो E1 प्लस ई टू इज इक्वल टू 5E1 माइनस 5E2, इधर ले, तो दैट इज 6E2 इज इक्वल टू 4E1, सो E1 बाई E2 दैट इज इक्वल टू 3/2। वही पूछा था उसने, दोनों EMFs का रेशो बताओ, तो ऑप्शन थे आपके 3/4, 3/2, 5/1, 5/4। कर लोगे सॉल्व? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो जल्दी। करो इसको फटाफट, फिर मीटर ब्रिज पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, करें? चलो नेक्स्ट है आपका मीटर ब्रिज, वो इससे भी आसान है। ठीक है, ये आसान ही है, बस कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, कोई रटने की कोशिश करता है, रटो मत, बस सीखो क्या किया हमने, कैसे किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज मीटर ब्रिज, लास्ट डिवाइस मीटर ब्रिज। उसके बाद टाइम है अभी हमारे पास, तो आरसी सर्किट भी करेंगे, क्वेश्चन उसके कल कर लेंगे, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन उससे आएंगे ही आएंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है, जो रिवाइज अभी तक किया है, सबसे पहले हमने किया था रे ऑप्टिक्स, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 2 से 3। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड में भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक ही मानो, क्योंकि उसमें विस्कोसिटी वो अलग है आपके, ठीक है, इलास्टिसिटी। और फिर हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे तो हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, उसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे। तो मीटर ब्रिज क्या है? बेसिकली इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करने के काम आता है ये? अननोन रेजिस्टेंस। एक अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है ये डिवाइस। ठीक है, और किसके ऊपर वर्क करता है अगर कभी पूछ ले तो ध्यान देना, इट वर्क्स ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज कंसेप्ट। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज कंसेप्ट के ऊपर वर्क करता है। ठीक, तो सेटअप कैसा होता है ध्यान दो, कुछ ऐसा सेटअप होता है इसका।
दिख रहा है कि नहीं ये वाला? दिख रहा है। तो कुछ ऐसा सेटअप होता है, एक लेफ्ट गैप आपको दिखेगा, एक राइट गैप आपको दिखेगा। दिख रहा है सबको? हाँ। और नीचे आपको एक स्केल दिखेगा, दैट इज योर मीटर स्केल। मीटर स्केल का मतलब पता है? मतलब इसकी जो लेंथ होगी पूरी, दैट विल बी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। ठीक है। दो गैप हैं आपके पास, दिख रहा है सबको? लेफ्ट गैप और राइट गैप। ठीक। और यहां पे हम कनेक्ट करवाते हैं गैल्वेनोमीटर, विच इज कनेक्टेड टू अगेन अ जॉकी विच इज स्लाइडेड ऑन द वायर। लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं और इसको स्लाइड करवाते हैं इसके ऊपर। ठीक है। तो दो गैप दिख रहे हैं आपको, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस प्लेस करते हैं और राइट गैप में एक रेजिस्टेंस प्लेस करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से सुनना। लेफ्ट गैप में हम जो रेजिस्टेंस प्लेस करते हैं वो नॉन होता है, मतलब वो रेजिस्टेंस हमको पता होता है। ठीक है। मतलब एक रेजिस्टेंस बॉक्स हम यूज करते हैं, उससे हमने कितना रेजिस्टेंस यूज किया वो क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कि लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस इतना है। ठीक है। सो बेसिकली कुछ ऐसा होता है आपका, ये लेफ्ट गैप लिख लेना। ये रेजिस्टेंस जो है दैट इज योर नॉन रेजिस्टेंस, लेट अस से इट इज R1। ठीक। और राइट गैप में जो हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं वो आपको पता नहीं होता है, लेट से इट इज R2 विच इज अननोन। ठीक है। लेफ्ट गैप में पता क्यों होता है? क्योंकि हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, तो कितना रेजिस्टेंस यूज किया है वो हमको पता होता है। राइट गैप में वो हमको नहीं पता है, वही हमको निकालना है। तो वही एप्लीकेशन है, इट इज यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। ठीक। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जाता है जो जॉकी से कनेक्ट है, जो लेफ्ट हैंड से हम स्लाइड करते हैं। और ये मीटर स्केल आपका होता है, दिस इज योर मीटर स्केल। ठीक है। चलो अब क्या करते हैं ध्यान से सुनना। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को स्लाइड करवाते हैं मीटर वायर के ऊपर लेफ्ट हैंड से। और कब तक स्लाइड करवाते हैं? जब तक ये क्या शो नहीं करता, नल डिफ्लेक्शन। ठीक। तो मान लो ये लेंथ आपकी आई L। ठीक है। थोड़ा और क्लियर देखने के लिए, मान लो ये लेंथ आपकी कितनी आई है, L। ठीक। तो ये लेंथ कितनी बचेगी, थोड़ा मुश्किल है बताना। दिस विल बी 100 माइनस एल, क्योंकि टोटल लेंथ 100 होगी ही होगी आपकी। सो एल यहाँ पे क्या है, एल इज योर बैलेंसिंग लेंथ। ऑब्वियस सी बात है, इसी को तो बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। बैलेंसिंग लेंथ मतलब वो लेंथ, और लेफ्ट हैंड से मेजर होगी वो लेंथ जहां पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, इस एल लेंथ की जो वायर है, क्या इसका भी खुद कुछ रेजिस्टेंस होगा? जैसे हमने पोटेंशियोमीटर में पढ़ा था वायर का कुछ रेजिस्टेंस था, क्या इस केस में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा? बिल्कुल। कितना रेजिस्टेंस होगा? पूरे के लिए कितना है? ध्यान से सुनो, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं। टोटल 1 मीटर के लिए कितना रेजिस्टेंस है, दैट लेट से इट इज RW, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो एल लेंथ के लिए कितना होगा, RW बाय, चलो 100 सेंटीमीटर में ले लेते हैं क्योंकि एल आपको सेंटीमीटर में दिया होता है। सो RW बाय 100 इंटू एल। क्या किया मैंने, फिर से सुनो। ये जो एल लेंथ की वायर है, जितनी बैलेंसिंग लेंथ आई, इतनी वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। कैसे निकालोगे वो? पूरी वायर का कितना है, दैट इज RW। तो 100 सेंटीमीटर लेंथ के लिए कितना है, RW। ठीक। तो L लेंथ के लिए कितना होगा, RW बाय 100 इंटू एल। और उतने उधर वाले के लिए कितना होगा, 100 माइनस एल के लिए, दैट विल बी RW बाय 100 इंटू 100 माइनस एल। समझ में आ गया यहां तक? चलो अब आगे ध्यान से देखो। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जो हम व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ चुके हैं? R1 गैल्वेनोमीटर, R2 ये एक और रेजिस्टेंस जिसको हमने अभी अभी निकाला, RW बाय 100 इंटू एल। और ये एक और रेजिस्टेंस, दैट इज RW बाय 100 इंटू 100 माइनस एल। क्या किया है वो समझ में आ रहा है? वो जो वायर्स थी उनकी रेजिस्टेंस हमने निकाल दी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इससे कोई करंट पास नहीं हो रहा? वर्क ही उसी पे कर रहे हैं, नल डिफ्लेक्शन पे। तो अगर इस ब्रांच से करंट जीरो है, तो याद करो व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर बीच वाली ब्रांच से करंट जीरो होता है, वो कब होता है? जब इन दोनों का रेशो सेम होता है। सो R1 अपॉन RW बाय 100 इंटू एल, दैट शुड बी इक्वल टू R2 अपॉन
आर डब्ल्यू बाय 100 इंटू 100 माइनस एल। याद करो R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4, तभी बीच वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा और उसको हम सर्किट से उड़ा देते हैं, याद है कि नहीं? हाँ, तो आर डब्ल्यू बाई 100 से कैंसिल। तो बहुत बुक में आपको डायरेक्टली मिलेगा और शायद कुछ बच्चों ने डायरेक्टली याद भी किया होगा, R1 बाय लेंथ इज इक्वल टू R2 बाय 100 माइनस लेंथ। एक्चुअल में वो लेंथ नहीं, एक्चुअल में वो रेजिस्टेंस है, पर वो कैंसिल हो गया इसलिए वो लेंथ की फॉर्म में बसता है। तो सीधा सबको याद कैसे करना है, ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग लेंथ शुड बी इक्वल टू ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ, और ये वाली कैसी आएगी 100 माइनस ये वाली लेंथ, क्योंकि पूरी लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी। वैल्यूज डाल देना, जो भी पूछा होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व? चलो, तो ये है आपका मीटर ब्रिज, इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन शीट में मिलेंगे आपको, उसको अच्छे से सॉल्व करो तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको पॉज करके। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आज टाइम शायद ना मिले तो कल हम कर लेंगे आरसी सर्किट, 10-15 मिनट लगेगा, और फिर स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स हम 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। पहले लेक्चर में इंटरफेरेंस YDSC और दूसरे में डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो। ये आपका 5 ओम है, ये आपका R ओम है, ठीक। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये आपकी वायर है, मीटर वायर। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू जॉकी, ठीक। क्वेश्चन क्या है, पहले केस में 2 केसेस है, पहले केस में जब वो रेजिस्टेंस R है, ठीक, तब आपकी बैलेंसिंग लेंथ आई है L1 पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 100 माइनस L1, वो डायग्राम में बनाया भी है उसने, पर आपको पता होना चाहिए, ठीक। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन बता रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। केस 2 में आपने क्या किया, ये जो R ओम है इट इज शंटेड, शंटेड का मतलब पता है पैरेलल में, इट इज शंटेड विद अनदर R ओम रेजिस्टेंस, एक और R ओम रेजिस्टेंस के साथ इसको शंट किया गया, ठीक है। यहां तक दिस R ओम रेजिस्टेंस इज शंटेड विद अनदर R ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। एक और R ओम रेजिस्टेंस के साथ इसको शंट किया गया, ठीक। तब बैलेंसिंग लेंथ आपकी आई 1.6 L1। तो मैं आपके लिए डायग्राम फिर से रीड्रॉ कर देता, कुछ ऐसा बनेगा, आपको खुद से आना चाहिए, बुक क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बना है, पर ये आपको खुद से आना चाहिए। ये R और इसको शंट किया गया एक और R से, शंट का मतलब पैरेलल, ये आपको पता होना चाहिए। तब बैलेंसिंग लेंथ कितने पे आई, तब बैलेंसिंग लेंथ आपकी आई कुछ यहां पे, कितने पे 1.6 L1। पहले केस में L1 थी, तो ये कितना बचेगा ऑब्वियसली 100 माइनस 1.6 L1, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ऑप्शन है 10, 15, 20, 25। तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू आपको निकालनी है, कर लोगे सॉल्व? इक्वेशन कैसी बनेगी, करो सॉल्व। पहले केस में ये रेजिस्टेंस बाय ये लेंथ हमने अभी अभी डिराइव किया, 5 बाय L1 दैट विल बी इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस L1, इक्वेशन 1, ठीक है। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें, या चलो रहने दो, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। सेकंड केस में ये रेजिस्टेंस 5 अपॉन ये लेंथ 1.6 L1 दैट शुड बी इक्वल टू ये रेजिस्टेंस R पैरेलल दैट इज R बाय 2 अपॉन ये 100 माइनस 1.6 L1, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दें, या ऐसा करो यहां से 5 बाय R का रेशो लो, 5 बाय R दैट इज L1 अपॉन 100 माइनस L1, है ना। और यहां से 5 बाय R लिखो, दैट विल बी 1.6 L1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 100 माइनस 1.6 L1, है ना। तो दोनों केस में 5 बाय R तो सेम होगा, तो क्या इक्वेशन आएगी बोलो, L1 अपॉन 100 माइनस L1 दैट विल बी इक्वल टू 1.6 L1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 100 माइनस 1.6 L1।
सो L1 से L1 कैंसिल, कितना हो गया बोलो, 200 माइनस 3.2 L1 दैट शुड बी इक्वल टू 1.6 into 100 that is 160 ना, minus 1.6 L1 so 40 is equal to 4.8 L1 so L1 is equal to 400 by 48। अब जो भी आएगा ये सेंटीमीटर में कितना आएगा, 8 पे जाएगा ना, 50 और ये 6 और ये होगा 25/3। ठीक है, अब L1 की वैल्यू इसमें डाल दो, बोलो कितना आ गया, 5/r is equal to L1 that is 25/3 upon 100 minus 25/3 that will be 275/3। 3 से 3 कैंसिल, 25 से 25 125 15। ठीक है, नहीं नहीं 15 नहीं, 25 125 1 जो भी आएगा, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, गलत है शायद। ठीक है, ऑप्शन है उसके 10 15 20 25, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, कुछ तो गलती हुई होगी। 5/L1 इज इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस L1 सो 5/R इज इक्वल टू दिस, ये सही है। 5/1.6 L1 इज इक्वल टू R पैरेलल दैट इज R/2, ये भी सही है। 5/R यहाँ से हमने निकाला 1.6 L1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 100 माइनस 1.6 L1, दोनों को इक्वल किया तो L1 अपॉन 100 माइनस L1 दैट इज इक्वल टू 1.6 L1 अपॉन 2 इंटू 100 माइनस 1.6 L1, ये भी सही है यहाँ तक, तो गलती कहाँ है। सो 200 माइनस 3.2 L1 दैट विल बी इक्वल टू 160 माइनस 1.6 L1, यहाँ भी सही है। और इधर लेके आओगे तो ये हो गया 40, अच्छा हाँ सॉरी ये गलत हुआ, कितना हो गया है 3.2 उधर जाके माइनस 1.6 तो 1.6 L1 सो L1 विल बी 400/16 दैट विल बी 25 शायद सेंटीमीटर में। ठीक है, आप डाल दो इसमें, खत्म सवाल। सो 5/R इज इक्वल टू L1 दैट इज 25 अपॉन 100 माइनस L1 दैट इज 75, कर लोगे आगे। सो R इज इक्वल टू 15 ओम। ठीक है, तो कुछ मुश्किल नहीं आता, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा, कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो बचा है आरसी सर्किट, और उसी में हम आगे पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, चलो इसको पॉज करके नोट कर लेना, वैसे खुद से होने चाहिए सब सवाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोटेंशियोमीटर का ही। A potentiometer wire has length, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, 4 मीटर, रेजिस्टेंस 8 ओम। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज with the wire and a battery of EMF 2 volt so that potential gradient मतलब लैम्डा कितना हो जाए 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, ऑन द वायर, वायर के लिए इतना लैम्डा अगर हो जाए तब बताओ कितना रेजिस्टेंस, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, प्राइमरी सर्किट में 2 वोल्ट, ये आर बताओ कितना हो, जो किसके साथ कनेक्ट करवाया आपने, वायर के साथ, ये वायर है आपकी। सो वायर के साथ सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए ताकि इस वायर के लिए लैम्डा ये हो, और वायर का रेजिस्टेंस और लेंथ आपको दी गई है। ठीक है, ऑप्शंस है आपके 44 ओम, 48, इसमें सेकेंडरी सर्किट का यूज ही नहीं किया उसने, 32 40। स्टेप्स वही हैं आपके, कैसे निकालोगे, तो सबसे पहला काम ऊपर के प्राइमरी सर्किट से करंट निकालो। तो कैसे निकालोगे ऊपर के सर्किट से करंट, एकदम आसान है, बोलो करंट बोलो, 2 डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस, तो वायर का प्लस इसका, तो 8 प्लस R। ठीक, तो AB के क्रॉस कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो फटाफट। सो AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी IR, सो 2/8 प्लस R इंटू R। अब R किसका लोगे, क्योंकि आप वायर के क्रॉस निकाल रहे हैं तो वायर का ही R आएगा, तो वायर का कितना है आपका 8, दैट विल बी 16/8 प्लस R। खत्म सवाल। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, सो 16/8 प्लस R डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ वायर विच इज 4,
सो कितना लैम्डा आ गया 4/8 प्लस आर, और ये लैम्डा किसके इक्वल दिया है, सो 4/8 प्लस आर दैट इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर 10⁻²। सो 4/8 प्लस आर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻1, इधर ले आए, सो 8 प्लस आर इज इक्वल टू 40, सो आर विल बी 32। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, कर लोगे सॉल्व। चलो, तो बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आरसी सर्किट पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस उसके देखेंगे क्योंकि उसमें बहुत लोगों को डाउट है, और फिर हम देखेंगे, वैसे आरसी सर्किट आज तक कभी आया नहीं है नीट में, ठीक है, पर तब भी आपको पता होना चाहिए। और फिर हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में, हाइजेंस प्रिंसिपल और वाईडीएससी पहले लेक्चर में, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो यहाँ तक अच्छे से देखो, लगभग करंट खत्म हो गया, बस आरसी सर्किट बचा है। और जो भी न्यूमेरिकल्स, जो भी शीट में क्वेश्चंस दिए हैं उसको सोल्व करो, और कोई डाउट है तो उसको पूछो, ठीक है। चलो।